रिकॉर्डिंग ऑन कर। तो आज हम बेटा कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले आप कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कमर्शियल बैंक के एग्जांपल क्या है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है। बेटा ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक है। अब आप मुझसे पूछोगे सर कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, तो मेरा जवाब आपके लिए ये होगा कि कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशन माने ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म्स फंक्शंस, जो कुछ काम करती हैं। क्या क्या करती हैं? ध्यान से देखना, अच्छे समझना। ये लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जैसे आप सब भी पैसे कहाँ जमा करते हैं? बैंकों में ही जमा करते हैं। दूसरा, ये लोन देने का काम करते हैं, ग्रांटिंग लोन। जिनको पैसों की जरूरत है पैसे देते हैं लोन पर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं। और ये सारी चीजें बेटा ये इसलिए करते हैं ताकि इनको क्या हो सके? प्रॉफिट हो सके। देखो जहां कमर्शियल वर्ड यूज होने लग जाता है समझ लेना कि कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए हो रही है। तो कमर्शियल बैंक बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन है जिनका काम ही है लोगों से पैसे देना, उन पैसों को लोन पर देना या उन पैसे से इन्वेस्टमेंट करना ताकि ये बैंक्स जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सके। इसके मेन एग्जाम्पल सब क्या ध्यान रखिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। पहले हैंड रेस करके बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं है? पहले हैंड रेस करके बताओ मैंने जो बोला आपको समझ आया कि नहीं आया? बहुत आराम से करेंगे, एक एक चीज को करेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब ना कई बार हमको ना एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाई कमर्शियल बैंक्स, ये नोट्स भी आपको भेजूंगा मैं, कमर्शियल बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। आज हमारी इकोनॉमी का जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है वो किसके कारण चल रहा है? कमर्शियल बैंक्स के कारण चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहला अजम्पशन, एक बेसिक अजम्पशन बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब हम लोग, हाउस होल्ड सेव्स पार्ट ऑफ देयर इनकम, इनकम एंड such income is made available to firm for productive activities। ये ना एक बेसिक अजम्पशन है जो आपको ध्यान रखना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी आप ये बात पढ़े थे कि हम लोगों के पास किसी ना किसी तरह की इनकम हमेशा सेव रहती है। हम इस इनकम का क्या इस्तेमाल करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये इनकम हम फर्म को दे दें तो फर्म उससे किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन कर सकता है। ये फर्स्ट अजम्पशन है। इस अजम्पशन के बेसिस पर अब होता क्या है समझना। कमर्शियल बैंक एक्ट एज इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी मतलब होता है मिडिल मैन, एक्ट एज इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज हु कलेक्ट सेविंग, किससे कलेक्ट कर रहे हैं सेविंग? हाउस होल्ड से कलेक्ट सेविंग एंड लेंड इट टू फर्म। देखो हमने क्या अजम्पशन डाला? हाउस होल्ड के पैसे, हम अपने पैसे बचाते हैं और ये पैसे किसको मिलने चाहिए? फर्म को मिलने चाहिए जिससे प्रोडक्शन कर सके। कमर्शियल बैंक वो इंटरमीडियरी या मिडिल मैन है जो हाउस होल्ड की सेविंग को लेकर फर्म तक पहुंचाता है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? हैंड रेस करके बताओ। अजम्पशन क्या है? अखिलेश के पास पैसे हैं, अखिलेश पैसे अगर किसी बिजनेसमैन को दे तो बिजनेसमैन एक बेहतर प्रोडक्शन कर सकता है। तो जो कमर्शियल बैंक के मिडिलमैन है, अखिलेश से पैसा लेगा और किस तक पहुंचाएगा? उस बिजनेसमैन तक पहुंचाएगा जो उन पैसों से एक प्रॉपर इस्तेमाल कर सके या फिर उससे कोई चीज प्रोड्यूस कर सके। हनी, आयुष, निकिता, तनिषा, वैभव के आपको समझ आ गई। दो अजम्पशन, कमर्शियल बैंक इकोनॉमी की बैकबोन क्यों है? क्योंकि यही हाउस होल्ड से पैसा देकर फर्म तक पहुंचाते हैं। आपको डिट्टो यही लिखकर आना है जो मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड पॉइंट आपके लिए जो मैं लिख रहा हूं उसको आप थोड़ा सा फोकस करना और ध्यान रखना। द रेट एट विच बैंक, बैंक माने कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक, एक्सेप्ट डिपॉजिट
जिस रेट पर हम लोगों से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उसे कहा जाता है बोरोइंग रेट। जैसे आज मैं बैंक में जाके अपना सेविंग बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाऊंगा तो बैंक मुझे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर देगा, उसे बोरोइंग रेट बोलते हैं। नेक्स्ट चीज जो बोल रहा हूं ध्यान रखो, एंड द रेट एट विच बैंक लेंड मतलब देना, आउट लोन इज लेंडिंग रेट। जिस रेट पर बैंक हमसे पैसे लेता है वो बोरोइंग रेट है, और जिस रेट पर बैंक लोन देता है उसे लेंडिंग रेट कहा जाता है। अब एक यहां पर जो चीज लिख रहा हूं उसको बहुत अच्छे से याद रखना, द डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट, ये 1 मार्क में आपसे पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट is called spread, SPREAD। अखिलेश ने बैंक में पैसा जमा कराया है तो उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो बोरोइंग रेट है। अखिलेश के पैसों को बैंक ने एज अ लोन जमशेद सर को दे दिया तो ये लेंडिंग रेट है। इसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं स्प्रेड, और ये बैंक का प्रॉफिट या कमाई होती है। आप हैंड रेस करके बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? और एग्जाम्पल चाहिए तो आप एक एग्जाम्पल देंगे फिर इरेज कर देंगे। एक बैंक है, बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। अब इसने क्या है, बहुत सारे लोगों से डिपॉजिट लिया। अब लोगों ने अगर पैसे यहाँ जमा करे तो दो मकसद है, एक तो पैसा सेफ रहे और दूसरा पैसा कुछ इंक्रीज हो, तो बैंक इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है जिसको बोरोइंग रेट बोलते हैं। तो जैसे बैंक ने बोला आप हमारे पास पैसा जमा करोगे तो हम इस पर आपको 4% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अब ये जो पैसा जमा हुआ आप मांगने तो बैंक से जा नहीं रहे, तो बैंक इस पैसे को क्या करेगा, लोन पे दे देगा। जब बैंक ने इस पैसे को लोन पर दिया तो बैंक ने बोला कि जिनको हम लोन पे दे रहे हो हमें 10% इंटरेस्ट के साथ ये पैसा लौटाएंगे। तो अब क्या होगा, बैंक ने जिनको लोन दिया उनसे 10% दे रहा है, उसमें से 4% आपको दे रहा है जिनका पैसा बैंकों में जमा है। तो ये बीच का जो 6% है ये स्प्रेड कहलाता है, और यही बैंक का प्रॉफिट होता है। अनम्यूट करके बताओ, ये बात आपको अच्छे से समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? अनम्यूट करके बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? बोलो फटाफट। तनीषा, निकिता, हनी, आयुष, वैभव, क्या ये आपको समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? बताओ बताओ बताओ। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, आपको अगर एग्जांपल समझ आ गया हो तो। आपको मैंने कमर्शियल बैंक का मतलब बता दिया, कमर्शियल बैंक के आपको मैंने बता दिया बैकबोन ऑफ इकोनॉमी क्यों है। अब आते हैं हम कमर्शियल बैंक के मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं बेटा, प्राइमरी फंक्शन में और सेकेंडरी फंक्शन में। जब हम कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं तो याद रखना मेन दो ही फंक्शन है, जिसमें सबसे पहला होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बैंकों का मेन काम यही है, ये क्या करते हैं, लोगों से लोन बोलता हूं मैं, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, लमसम अमाउंट एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या होता है, जैसे किसी भी बैंक में आपको पैसा डिपॉजिट करना होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, अकाउंट खुलवाना होता है। तो नॉर्मली बैंक आपके 3 तरह के अकाउंट खुलवाते हैं। या तो आपका ओपन किया जा सकता है करेंट अकाउंट, या तो आपका ओपन किया जा सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, या तो आपका ओपन किया जा सकता है सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, 3 तरह के अकाउंट बैंक आपका खुलाता है, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। तो जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैंने करेंट अकाउंट ओपन किया है, तो आपको याद रखना है बेटा, करेंट अकाउंट को हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। करेंट अकाउंट को हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। मतलब ये होता है कि डिपॉजिट्स विच आर रीपेएबल ऑन डिमांड, जब आप पैसा निकालना चाहो निकाल सकते हो।
डिपॉजिट्स विच आर रिपेबल ऑन डिमांड। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, सच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन। करंट अकाउंट कौन मेंटेन करता है? अक्सर बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं। सच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन। ठीक है। नेक्स्ट, दे कैन बी ड्रॉन अपॉन बाय चेक। चेक से आप अपना पैसा कभी भी ड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रोक नहीं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट्स। बैंक इन पे आपको इंटरेस्ट पे नहीं करता, ये बात भूलना मत। रादर बैंक इम्पोजेस सर्विस चार्ज, बल्कि आपके ऊपर सर्विस चार्ज लगा देता है। आप पहले बताओ, आपको करंट अकाउंट की ये सारी बातें समझ आई कि नहीं आई? करंट अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है, मतलब इससे आप कभी पैसा निकाल सकते हो। ऐसे अकाउंट बिजनेसमैन बनाते हैं। यहाँ चेक से आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कितना भी पैसा निकाल सकते हो। ऐसा अकाउंट खुलवाने पर आपको आपके डिपॉजिट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि बैंक आपसे सर्विस चार्ज कलेक्ट कर देगा। हैंड रेस करके बताओ अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो। हैंड रेस करके बताओ अगर आपको ये समझ आ गया है तो, बोलो फटाफट। ठीक है। तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो बैंक आपसे पैसा देगा, किस फॉर्म में देगा? आपका करंट अकाउंट खुलवा के। यहाँ पे खासियत ये होती है कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है आप उससे ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हो, उसे ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। तो बैंक बोलता है कि भैया ये तो आपका डेली अकाउंट है, बिजनेस का अकाउंट है, तो आपको अलग से बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, बल्कि आप इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो आपसे सर्विस चार्ज देता है। दूसरा, बैंक आपसे पैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? तो आपका एफडी अकाउंट खोल सकता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है। ठीक है। एफडी का मतलब होता है एन अकाउंट वेयर द अमाउंट इज डिपॉजिटेड, अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड। जहां एक फिक्स पीरियड या फिक्स्ड टर्म के लिए पैसा जमा किया जाता है उसे एफडी अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। इसमें आपको जरूरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है, चेक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। क्योंकि एक पैसा एक टाइम पीरियड के लिए जमा है तो इसमें आपको चेक फैसिलिटी नहीं मिलती है। जैसे आपने पैसा 5 साल के लिए एक अमाउंट जमा कर दिया, अब ये 5 साल बाद ही निकलेगा, तो इसको आप डेली विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसमें चेक फैसिलिटी नहीं होती। सेकेंड, क्योंकि पैसा लॉन्ग टाइम के लिए जमा है तो दे कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा बैंक से निकाल नहीं रहे हो तो बैंक बहुत समय तक आपके पैसे का बार बार इस्तेमाल करता है, तो इसमें क्या होता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। आप ईमानदारी से बताओ, हैंड रेस करके, आपको फिक्स डिपॉजिट समझ आया कि नहीं आया? आपको फिक्स डिपॉजिट समझ आया कि नहीं आया? तीसरा अकाउंट जो आपका बैंक खोल सकता है वो होता है सेविंग अकाउंट। इसे सेविंग डिपॉजिट अकाउंट भी बोल सकते हैं। क्या है अगर मैं बताऊं तो इट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ करंट एंड एफडी अकाउंट। मतलब इसका ये होता है कि आप यहाँ पे पैसा लंबे समय के लिए भी जमा कर सकते हो और डेली बेसिस पर आप पैसा निकाल भी सकते हो। तो इसमें आपको क्या पॉइंट याद रखना है? तो इसमें याद रखो चेक फैसिलिटीज अवेलेबल। यहाँ पे चेक फैसिलिटी आपको मिलती है ताकि आप कभी भी पैसा निकाल सको। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है, दे कैरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, they carry rate of interest but less than एफडी अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रहता है उससे कम मिलेगा, पर इंटरेस्ट मिलेगा जरूर। तो चलिए रिपीट करते हैं। बैंक का पहला फंक्शन क्या है यार? प्राइमरी फंक्शन डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। 3 प्रकार से बैंक कर सकता है। कैसे कैसे? करंट अकाउंट खुलवा के, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा के, सेविंग अकाउंट खुलवा के। करंट अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं क्योंकि आप पैसा ऑन डिमांड रिपेबल होता है। ऐसे अकाउंट को बिजनेसमैन मेंटेन रखते हैं
ठीक है, बिना रिस्ट्रिक्शन के आप चेक के थ्रू पैसा निकाल सकते हो। करंट अकाउंट पे बैंक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, बल्कि आपसे सर्विस चार्ज देता है। एफडी अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है, जहां पर फिक्स्ड टर्म के लिए आपका पैसा जमा है, कोई चेक फैसिलिटी नहीं है, लेकिन एक टाइम का अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट दोनों का फीचर कंटेन करता है। यहाँ से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, और अगर आपका पैसा जमा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन वो एफडी अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से थोड़ा कम होगा। आप हैंड रेस करके बताओ आपको ये सारी बातें अच्छे समझ आई कि नहीं? आ गई? ये मत भूलना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला फंक्शन मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब मैं आपको दूसरा फंक्शन बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। और कल की क्लास में रिकॉर्डेड भेजूंगा इसके आगे, तो इसको पढ़ना और कल किसके आगे की रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट कर देना। जब रिकॉर्डेड भेजता हूँ तो पढ़ दिया करो बेटा, उसमें आलस नहीं करना है अपने को। दूसरा बैंक का काम है एडवांसिंग ऑफ लोन। बैंक जो है वो लोन देने का काम करता है। भाई आपसे जो पैसा बैंकों को मिला एज अ डिपॉजिट, बैंक क्या करेगा, इन पैसों को एज अ लोन दे देता है। तो तीन फॉर्म में देता है, आप ध्यान रखिए। एक होता है कैश क्रेडिट, दूसरा होता है डिमांड लोन, और तीसरा होता है टर्म लोन। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कैश क्रेडिट क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लोन गिवन गिवन अगेंस्ट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अगेंस्ट जो लोन दिया जाता है, लाइक करंट एसेट मतलब क्या, शेयर, बॉन्ड्स, ये सब आप बैंक में प्लेज करोगे, गिरवी करो, उसके अगेंस्ट आपको जो लोन मिलता है उसको कैश क्रेडिट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको एक अमाउंट अप्रूव कर दिया जाता है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक अमाउंट अप्रूव कर दिया जाता है। जैसे मुझे अप्रूव किया गया 10 करोड़। अब इसमें से मैं जितना एक्चुअली यूज करूंगा, जैसे मैंने इसमें यूज किया 2 करोड़, तो मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा या जो मुझे इंटरेस्ट पे करना है वो 10 करोड़ नहीं 2 करोड़ पे लगेगा। तो कैश क्रेडिट वो फैसिलिटी है जहां बैंक आपको एक अमाउंट अप्रूव कर देता है। इस हद तक आप क्या करिए, आप इस्तेमाल करिए पैसे को। आप जितना पैसा इस्तेमाल करोगे बैंक उसी पे आपसे इंटरेस्ट देगा, उससे ज्यादा पे नहीं। और इसका एग्जांपल दिए तो आपके जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं इसी का एग्जांपल है। मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख है, लेकिन मैंने शॉपिंग 50,000 की है, तो मेरे ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 50,000 पे लगेगा। हैंड रेस करके बताओ ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? दूसरा बेटा बैंक देता है डिमांड लोन। डिमांड लोन का बेसिकली मतलब होता है अ लोन विच कैन बी रिकॉल्ड। एक ऐसा लोन जिसको बैंक कभी भी मंगा सकता है, रिकॉल्ड बाय बैंक एट एनी टाइम, जिसका पैसा आपसे कभी भी मांगा जा सकता है, उसको डिमांड लोन बोलते हैं। और जब आप टर्म लोन बोलते हो तो इसका मतलब होता है अ लोन which is payable after a specified period, जो एक पर्टिकुलर समय के बाद पे होता है उसे टर्म लोन कहा जाता है। तो बैंक का बेटा आपको दूसरा प्राइमरी फंक्शन मैंने बताया, एडवांसिंग ऑफ लोन। मतलब जो पैसे बैंक एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है हाउस होल्ड या पब्लिक से, उन्हीं पैसों को एज अ लोन दे देता है 3 फॉर्म में, या तो कैश क्रेडिट, दूसरा डिमांड लोन, और तीसरा टर्म लोन के फॉर्म में। आप इतना बताइए जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? आपको ये क्लियर है कि नहीं है? आप बोल रहे हो आपको ये चीज क्लियर है, आपने देखो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, कमर्शियल बैंक क्या है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से याद रखना। जिस रेट पे बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे वो बोरिंग रेट, और जिस रेट पे बैंक लोन दे वो लेंडिंग रेट, दोनों के बीच का डिफरेंस स्प्रेड कहलाता है। बैंक के जब फंक्शन आप पढ़ते हैं तो प्राइमरी फंक्शन है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। अब उसके बाद बारी आती है सेकेंडरी फंक्शंस की। तो आपको कुछ फंक्शन आज मैं जितने बता पा रहा हूँ बताऊंगा, अदरवाइज आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप उसको पढ़िएगा। सेकेंडरी फंक्शन मतलब होता है मेन फंक्शन के अलावा बैंक और क्या क्या करते हैं। तो इनके और कामों में आता है बेटा, नंबर 1 अगर मैं लूं
तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस में से एक है। अब आप पूछोगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या है, तो आ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू करेंट अकाउंट होल्डर, सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, ध्यान रखना, करंट अकाउंट होल्डर वेयर सच होल्डर कैन विड्रॉ बियॉन्ड द अवेलेबल बैलेंस अप टू अग्रीड लिमिट। एग्जाम्पल लिख देते ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। आपने बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया है, अब आपको क्या करना होता है, अपने बिजनेस में डेली पेमेंट करनी होती है, तो आप बैंक से एक फैसिलिटी ले सकते हैं जिसको ओडी ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, जिसमें आप बैंक से एग्री करते हो कि कल को अगर ज्यादा पेमेंट करनी हो तो बैंक कर देगा। तो बैंक पूछता है अच्छा आप बता दीजिए कि एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी हो सकती है, तो हम बैंक को बोलते हैं सर कभी ऐसा हुआ कि मेरे अकाउंट में बैलेंस ना हो तो 1 लाख रुपए के ऊपर की पेमेंट आप कर देना। अब सपोज करो आज एक पेमेंट करनी है, ठीक है, अब पेमेंट मेरी 10 लाख की है, मेरे अकाउंट में अवेलेबल जो है वो 9 लाख रुपए, तो कायदे से तो 9 लाख पेमेंट होनी थी, लेकिन मैं अग्री किया हूं कि बैंक मेरे बिहाफ में 1 लाख रुपए ऊपर और पे कर सकता है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए की ओडी यूटिलाइज होगी। और बेटा ये ना लोन है, ये 1 लाख रुपए मुझे बैंक को लौटाने हैं विथ इंटरेस्ट। तो बैंक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक फंक्शन है जहां पर करंट अकाउंट होल्डर जितना उनके अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा भी विड्रॉ करवा सकते हैं या पेमेंट करवा सकते हैं। पहले से बैंकों के साथ अग्री किया जाता है इस बात पर कि कितना एक्स्ट्रा पेमेंट होनी है। आप बताओ ये चीज आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ये बताओ। मुझे लगता है कि समझ आ जाना चाहिए और इसमें आपको तकलीफ नहीं जाना चाहिए। तो सेकेंडरी फंक्शन में पहला हो गया बेटा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बैंक और क्या आपको सुविधा दे सकता है, तो वो आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर सकता है, ये दूसरी फैसिलिटी आपको दे सकता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो सेलर कई बार क्या करता है, एक ऑर्डर ड्रॉ करता है किसके ऊपर, बायर के, कि वो इतने समय बाद हमें पैसे देगा। बायर एक्सेप्ट करके ये बिल सेलर को दे देता है। अब सेलर को कभी अगर पैसों की जरूरत पड़ती है मैच्योरिटी डेट या समय आने से पहले, तो बैंक में ले जाकर वो बिल सरेंडर कर सकता है, बैंक वाले उन्हें पेमेंट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ फैसिलिटी वेयर द होल्डर of bill of exchange can discount such bill with bank before the maturity date। मैच्योरिटी डेट आने से पहले कभी भी आप बैंक में जाके इस बिल को डिस्काउंट करा सकते हो, मतलब पेमेंट दे सकते हो। जैसे इसका भी एग्जांपल हम लिख देते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। मेरे पास, मेरा नाम अजय है, मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसकी पेमेंट जो है मई में होने वाली है। कितना रुपए पेमेंट होने वाली है? 10,000 रुपए। अब अभी चल रहा है फरवरी, मेरे को पैसों की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को ले जाऊंगा और किसी एक बैंक जैसे एसबीआई में सरेंडर कर दूंगा। तो एसबीआई क्या करेगा, 7,000 रुपए जैसे 70% अमाउंट अभी दे देगा, अभी मतलब फरवरी में, और जो बचा 3,000 है वो बोलेगा कि सर अब मैं सामने वाली पार्टी से जैसे तनीषा से रिकवर करके आपको दे दूंगा इन द मंथ ऑफ मे, और इसमें बैंक अपना कमीशन दे देगा। अब आप बताओ ये आपको समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? ये आपको समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? मैं आ जाऊं, मेरे पास बिल है, मेरे को पेमेंट मई में मिलने वाली है, मई के महीने में 10,000 रुपए, मेरे को फरवरी में अभी पैसा चाहिए, मैं बैंक में ले जाके बिल दे देता हूँ। तो बैंक बोलता है कि चलो अब सामने वाली पार्टी जैसे तनीषा है तो उससे हम बाद में रिकवर करते रहेंगे, अभी तुम हमसे 7,000 दे दो, मई के महीने में 3,000 दे देना। एक साथ पूरा पैसा 10,000 अभी नहीं देगा बैंक, बैंक भी थोड़ा पैसा आपको दे देगा और बाकी फिर बाद में देगा। हैंड रेस करके बताओ ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गए? तो देखो फंक्शंस देखो, सेकेंडरी में क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, बिल डिस्काउंट करके देता है। फिर बैंक के इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो बेटा बहुत सारे ना एजेंसी फंक्शंस होते हैं।
तो एजेंसी फंक्शन मतलब एज एन एजेंट बैंक काम करता है। तो बैंक क्या, अगर आप बोलोगे एजेंसी फंक्शन क्या है, एजेंसी फंक्शन मतलब जिसका बैंक में अकाउंट है उसके बिहाफ में बैंक क्या क्या कर सकता है। तो आप इसकी एक लिस्ट ध्यान रखना, आपके बिहाफ में बैंक पैसे ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स का काम कर सकता है। और क्या कर सकता है, आपके बदले में कलेक्शन कर सकता है ऑफ मनी, मनी कलेक्ट कर सकता है, और आपके भी आप में पेमेंट भी कर सकता है, पेमेंट ऑफ मनी। और क्या कर सकता है, आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकता है बैंक आपके बिहाफ में, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब उसके बाद और बोलोगे तो क्या कर सकता है, शेयर खरीद सकता है आपके लिए, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। ये फैसिलिटी बैंक उन्हीं को देगा जिसका बैंक में अकाउंट है, ये सबको नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपका इनकम टैक्स पे कर सकता है, आपको इनकम टैक्स कंसल्टेंसी दे सकता है कि आपको टैक्स प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। ये सारे इसके एजेंसी फंक्शन हो गए। देखो सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करना, तीसरा एज एन एजेंट काम करता है बैंक आपके। उसके बाद आपके लिए क्या करता है, कुछ जनरल फंक्शंस भी होते हैं बैंक के जो जनरल यूटिलिटी फंक्शन कहलाते हैं। आपको अलग से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक, व्हाट आर द जनरल यूटिलिटी फंक्शन। आपके लिए जनरल वर्क बैंक क्या कर सकता है, ये भी क्वेश्चन आपको आता है। तो अगर आप बोलोगे आपके लिए वो जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या कर सकता है, जनरल फंक्शन क्या क्या कर सकता है, तो बैंक आपको प्रोवाइड करता है लॉकर फैसिलिटी, जहां पर आप अपने वैल्यूएबल आइटम्स रख सकते हो। उसके अलावा आपको कहीं घूमने फिरने जाना है तो बैंक आपके लिए ट्रैवलर चेक रख सकता है, आपको प्रोवाइड कर देगा, आप इन चेक्स का यूज करके पेमेंट कर सकते हो। आज तक आजकल तो खैर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आ गए, लेकिन पहले इसी का इस्तेमाल होता था। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज इंपोर्ट करनी है तो आपका बैंक एक लेटर बना के दे सकता है एक्सपोर्टर को, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, जिसके थ्रू आप आराम से क्या है सामान इंपोर्ट कर सकोगे। देन उसके अलावा बैंक का और क्या काम हो सकता है, आपके शेयर्स की अंडर राइटिंग कर सकता है। जैसे क्या होता है, कभी भी शेयर बेचे जाते हैं ना, तो कम से कम 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, 90% शेयर परचेज होने चाहिए। उससे कम होता है ना तो हम अंडर राइटिंग करवाते हैं, मतलब बैंक बोलता है कि या तो मैं बिकवाऊंगा या तो खुद खरीद लूंगा। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, अंडर राइटिंग फंक्शन क्या है, कभी भी जब कोई कंपनी शेयर बेचे तो 90% शेयर बिकने चाहिए। अब जैसे मान लो 90% से कम शेयर बिके तो शेयर इशू नहीं हो सकता, बेच नहीं सकते। तो अंडर राइटिंग करवाई जाती है, मतलब जितना शॉर्टफॉल हुआ एक एजेंसी खरीद के देगी, तो बैंक ये काम कर सकता है। आप बताइए आपको ये चीज समझ आई कि नहीं है, आपको ये चीज समझ आई कि नहीं है। इतने सारे फंक्शंस बैंक के होते हैं, तो आप पढ़ेंगे कैसे, प्राइमरी फंक्शन दो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन एडवांस करना, फिर सेकेंडरी फंक्शन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करना, फिर एजेंसी फंक्शन है आपके एजेंट के तौर पे बैंक काम करता है, और फिर कुछ जनरल फंक्शंस हैं। आई होप आपको इतने फंक्शन से समझ आ गए होंगे, दिक्कत नहीं गई होगी। कल मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, कल सैटरडे को मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर की। तो आपका ये जो बैंकिंग का एक हिस्सा है खत्म हो जाएगा। सेंट्रल बैंक में से बहुत सारे टॉपिक डिलीट हो गए आरबीआई से, तो जो है उसको मैं आपको मंडे को कराऊंगा। कल आपको आगे की रिकॉर्डेड आएगी, अभी जो मैंने रिकॉर्ड किया मैं आपको ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। आज आप इतना करिए, आपके लिए काफी है, और ये नोट्स भी आपको भेज दे रहा हूँ, ये पढ़ लो।